सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हुए थे क्या, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, है ना। उसी का नाम क्या था दूसरा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। तो हम लोग देखे हुए थे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2D प्लेन, है ना। आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D प्लेन, है ना। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D प्लेन देखने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं 2D प्लेन के बेसिस पे, है ना, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्या हो, एक बार रिकॉल हो जाए और मतलब क्लियर भी हो जाए। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगा तो उस हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके बाद अभी हम देखेंगे क्या, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D प्लेन, है ना। तो हम अभी देखते हैं क्वेश्चन पहले। अच्छा, पहले हम कुछ रिवीजन करवा देते हैं। ये देखो अगर हम उस दिन हम डिस्कस क्या किए हुए थे कि अगर कोई ये प्लेन है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये क्या है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा कोई ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर और ये थीटा एंगल बना रहा है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो बताओ एक्स कंपोनेंट कितना है यहाँ पे, अगर हम ए एक्स पूछे तो एक्स कंपोनेंट कितना आया हुआ था, ए कॉस थीटा, है ना। ये कितना आया हुआ था, ए कॉस थीटा, है ना। हम ऐसे भी बताए हुए थे कि जिसके साथ एंगल रहेगा उधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। तो ए कॉस थीटा। और वाई कंपोनेंट अगर आपसे पूछ दे, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, है ना। तो 2D प्लेन में हम ऑलरेडी ये देख चुके थे, है ना। और फिर यहाँ से हम ए वेक्टर को भी लिखे हुए थे, वो कितना आया हुआ था हमारा, ए एक्स मतलब आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है ना। और फिर यहाँ से हम जो लिखे हुए थे ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, तो ये कितना था, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया हुआ था, ए वेक्टर, है ना। तो यहाँ से फिर हम देखे हुए थे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर है ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट किए हुए थे। तो पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक डिस्कस कर लिए हुए थे। आज हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे, फिर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस, है ना, 3D या स्पेस, उसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो देखो क्वेश्चन आप एक लिखो पहले। क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल्स अंडरगोज दी सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स, ए पार्टिकल undergoes three successive displacements three successive displacement in a plane, the first time it moves, the first time it moves, 4 meter southwest the second time The second time 5 meter east,
5 meter east, and the third time and the third time 6 meter in direction in direction 60 degree north of east, 60 degree north of ईस्ट, है ना, ईस्ट से कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री फ्रॉम, है ना, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। उसके बाद क्या बोलता है, ड्रॉ ए वेक्टर डायग्राम, ड्रॉ ए वेक्टर डायग्राम draw a vector diagram and determine total displacement determine total displacement of particle from starting point and determine total displacement of particle from starting point देखो इसको हमको सॉल्व करना है ना। ये क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जो, है ना, डिस्प्लेसमेंट 3 सक्सेसफुल लगातार 3 डिस्प्लेसमेंट करता है ना, इन ए प्लेन में, और फर्स्ट टाइम में ये क्या करता है 4 मीटर साउथ वेस्ट मूव करता है ना, फिर सेकेंड टाइम में 5 मीटर ईस्ट मूव करता है, और थर्ड टाइम में क्या करता है 6 मीटर ईस्ट से नॉर्थ डायरेक्शन 60 डिग्री एंगल बना के मूव करता है ना, मतलब 6 मीटर मूव करता है 60 डिग्री एंगल बना के ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, है ना। तो बोल रहा है ड्रॉ ए वेक्टर डायग्राम, आपको वेक्टर डायग्राम बनाना है, और उसके बाद बोल रहा है डिटरमाइन टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे वो पार्टिकल पहुँच गया वहाँ तक है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं, वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, है ना। तो देखो पहले आप वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ करो। देखो हम पहले क्या करेंगे, प्लेन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, है ना। ये देखो ठीक है, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन भी दिखाएंगे, है ना। तो ये कौन सा, ये इधर की ओर हम लोग क्या बोलते हैं ईस्ट, है ना। ये क्या होता है ईस्ट, ये वेस्ट, है ना। और ये क्या होता है नॉर्थ, और ये साउथ, है ना। ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ, है ना। तो इस तरीके से पहले हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखा देंगे, है ना। जब भी ईस्ट वेस्ट अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो पहले हम इसको दिखाएंगे, है ना। फिर अब क्या करेंगे, पहली बार ये डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट किया 4 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। हम पार्टिकल को अगर नहीं कुछ इसमें लिखा रहे तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से मूव करवाना स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे जैसे बोलेगा उस तरीके से ओरिजिन से हम मूव करवाना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका ओरिजिन है ना, ये क्या है ओरिजिन। यहाँ से पार्टिकल को मूव करना स्टार्ट करवाएंगे। तो ये देखो आप 4 मीटर साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट किधर, ये साउथ नीचे और ये वेस्ट, तो साउथ वेस्ट इधर इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो ये बीच वाला जो डायरेक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट, है ना। इसी तरीके से इसके बीच वाले डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, अगर कोई आपसे ये पूछ दे इसके बीच वाले को डायरेक्शन को आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इस वाले डायरेक्शन को आप क्या बोलोगे, इसी तरीके से अगर कोई पूछ दे तो
इस वाले डायरेक्शन को अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट, और इस वाले डायरेक्शन को साउथ ईस्ट, है ना। तो इस तरीके से हम ये भी बता सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, साउथ वेस्ट, तो हम सिर्फ यहाँ पे साउथ वेस्ट को लेंगे, है ना। देखो ये देखो, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर मूव किया ये, है ना। तो यहाँ से आप क्या करो, इसको 4 मीटर मूव करवाओ, ठीक है। कहीं यहाँ पे आ गया, ये है हमारा क्या, 4 मीटर, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम क्या देते हैं, ए, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा हो गया ए। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है सेकेंड टाइम में 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया। अब आप इस ए पॉइंट पे खड़ा हो जाओ, है ना, और यहाँ से आप डिसाइड करो कि ईस्ट किधर होगा। देखो हम ए पॉइंट पे खड़ा हो गए और यहाँ पे हम क्या किए, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे आप सिंपल लिख दो, जिस तरीके से आपको बताए हुए थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट का डायरेक्शन किधर, इधर की ओर ना, वेस्ट किधर, ये, है ना, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। तो इस ईस्ट डायरेक्शन में बोल रहा है ना, तो ईस्ट डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो इधर कितना चला ये, इधर बोल रहा है ये 5 मीटर, है ना। तो 5 मीटर आप इस डायरेक्शन में मूव करो। तो यहाँ से अगर हम 5 मीटर मूव करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, क्या देखो, है ना। इधर जो आएगा हमारा ये बी पॉइंट, है ना, और ये कितना 5 मूव किया इधर, ठीक है। अभी आप इसको क्या करो, इसको रफ कर दो, आपको समझाने के लिए हम ड्रॉ किए हुए थे, ठीक है। ये पॉइंट पे आप खड़ा होके यहाँ से डिसाइड कर लिए। उसके बाद थर्ड टाइम में क्या बोल रहा है, थर्ड टाइम में ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये 6 मीटर, है ना, 6 मीटर 60 डिग्री एंगल बनाया ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, है ना। पहले आप यहाँ पे डायरेक्शन को डिफाइन करो। तो ये देखो, आप बी पे खड़ा हो जाओ और यहाँ पे ड्रॉ करो। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये सॉरी, ये क्या है हमारा नॉर्थ, ये वेस्ट, और ये साउथ, है ना। तो यहाँ से अगर हम बी पॉइंट पे खड़ा हो जाए और बी पॉइंट से 6 मीटर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर को ड्रॉ करें, कितना 60 डिग्री एंगल ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ, है ना। तो ईस्ट डायरेक्शन से देखो आप, ये ईस्ट, अगर ये हम प्लेस किए तो ऐसे ईस्ट, और इसको हमको किधर की ओर करना है, नॉर्थ की तरफ। तो 60 डिग्री ऐसे करना पड़ेगा हमको, है ना। क्या करना पड़ेगा हमको, कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, क्या देखो, ये है ना, ये कितना हमारा मैग्नीट्यूड इसका 6 मीटर, और ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, है ना। तो ये एंगल 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री ईस्ट, है ना, मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये वेक्टर जो हो गया वो क्या है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी बोल सकते हैं ना। तो आप इसको, ये जो है ना, आपको हम समझाने के लिए ड्रॉ किए हुए थे, इसको आप रफ कर दो तो हमारा वेक्टर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना, इस तरीके से। ये बी और ये पॉइंट का हम नाम क्या देते हैं, सी, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दिखाए, है ना। अब हम इसका क्या करेंगे, कंपोनेंट कर लेंगे। ये देखो, एरो भी आपको दिखाना है कि वेक्टर मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है ना। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ इसका क्या होगा, देखो आप, हमको यहाँ से ओ से लेकर सी पे पहुँचना है। तो शॉर्टेस्ट क्या होगा, या तो ओ से डायरेक्ट सी पे पहुँच जाओ आप, यही शॉर्टेस्ट होगा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करेंगे, है ना। और पहले हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर देंगे। वही जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, है ना। तो क्या हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं क्या, ये देखो, ये हो जाएगा हमारा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना, ओसी वेक्टर। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ओसी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, है ना। तो ए बी
वेक्टर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बी सी वेक्टर, है ना। तो बी सी वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा हमारा ओ सी वेक्टर, है ना। अब हमको देखो आप ओ ए वेक्टर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ओ ए वेक्टर कितना होगा, आप इसको क्या करो कंपोनेंट कर दो, है ना। और यहाँ पे बोला हुआ था क्वेश्चन में क्या, साउथ वेस्ट, तो एंगल कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे साउथ वेस्ट लिखा रहे या नॉर्थ वेस्ट लिखा रहे तो मतलब ये कितना एंगल होता है 45, है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा 45। तो आप इसको ओ ए वेक्टर को लिखो, है ना। ओ ए वेक्टर का आप कंपोनेंट यहाँ पे करो। तो आपको हम बताए हुए थे जिसके साथ एंगल रहेगा उधर की ओर क्या होगा थीटा, है ना, मतलब कॉस थीटा, और जिधर की ओर एंगल नहीं रहेगा उधर कितना साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ओ ए वेक्टर लिखे, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, है ना। तो ओ ए वेक्टर आप करो यहाँ पे कंपोनेंट। देखो हम यहाँ पे ये हमारा ओ पॉइंट है ना, और ये हमारा ए वेक्टर, ए पॉइंट ये है, और ये वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड 4 मीटर, है ना। और ये एंगल कितना बना रहा है, ये देखो ये एंगल जो बना रहा है ये कितना 45 डिग्री, है ना। तो ये हमारा x, ये y। बताओ यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा, अगर हम x डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखे तो कितना हो जाएगा 4 साइन कितना 45 डिग्री, है ना। और x डायरेक्शन में ये क्या निगेटिव x डायरेक्शन, इधर क्या होगा निगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 साइन 45, है ना। और देखो आप फिर वर्टिकल कंपोनेंट जब करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे x डायरेक्शन में तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ेगा, प्लस देखो फिर क्या हो जाएगा -4 कॉस कितना 45 डिग्री, है ना, इंटू जे कैप। अच्छा यहाँ पे कॉस क्यों लिखे, क्योंकि ये क्या है एंगल 45, और हम बताए क्या थे जिसके साथ एंगल रहेगा उधर की ओर कंपोनेंट क्या कॉस थीटा, है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। तो कॉस 45, तो ये हमारा ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ओ ए वेक्टर जो हम लिखेंगे वो कितना हो जाएगा। अच्छा साइन 45 का वैल्यू कितना, यहाँ पे पहले आप लिख लो कितना -4 साइन 45 आई कैप -4 कॉस 45 जे कैप, है ना। अब आप इसको वैल्यू को पुट कर दो, है ना। इसको अगर हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4 और साइन 45 कितना, साइन 45 1/√2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 आई कैप -4 इंटू 1 अच्छा कॉस 45 कितना 1/√2 इंटू जे कैप, है ना। तो हमारा वेक्टर कितना आ गया ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का 4/√2 आई कैप -4/√2 जे कैप, है ना। ये हो जाएगा हमारा क्या ओ ए वेक्टर। अब देखो आप यहाँ पे अगर हम देखें ए बी वेक्टर, है ना, तो ए बी वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है सिर्फ तो एक्स डायरेक्शन में, और हम ए से बी के तरफ देखेंगे तो ये किधर की ओर है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। देखो आप हम ए पे खड़ा हो जाएंगे और बी के तरफ देखेंगे तो ये कैसा डायरेक्शन है पॉजिटिव, इधर की ओर क्या होता है, अगर आप यहाँ पे क्या करो इस तरीके से ड्रॉ कर दो, है ना, तो ये क्या होता है इधर की ओर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव और ये निगेटिव, है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है ये, तो इधर की ओर कितना हो जाएगा पॉजिटिव और ये कितना 5 आई कैप, है ना। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई कैप एक्स डायरेक्शन में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा ए बी वेक्टर ए बी वेक्टर 5 आई कैप, है ना। और देखो अब हम बी सी वेक्टर देखते हैं, है ना। तो बी सी वेक्टर आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ये हमारा क्या वाई डायरेक्शन और ये
एक्स डायरेक्शन, है ना। एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस, कंपोनेंट करो। एंगल किसके साथ है, एक्स के साथ कि वाई के साथ, एक्स के साथ ना, तो एक्स के ओर कंपोनेंट लेंगे, कितना होगा, कितना होगा, ये जो है हमारा 6, तो 6 cos 60 डिग्री, है ना। एक्स के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कितना, 6 cos 60 डिग्री, क्योंकि एंगल किसके साथ है, एक्स के साथ, है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो BC वेक्टर जो होगा हमारा, BC वेक्टर, है ना, ये कैसा है, देखो ये एंगल कितना 60 डिग्री और ये 6, है ना। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। बताओ क्या क्या कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा हमारा B और ये C। तो 6 cos 60 डिग्री, अगर हम यहाँ पे बोले x कंपोनेंट, है ना, अगर ये A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो Ax की इक्वल टू कितना, 6 cos 60 डिग्री, और ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो प्लस का आई कैप, है ना। और फिर Ay वेक्टर कितना, 6 sin 60 डिग्री, है ना, और ये j कैप। तो यहाँ पे पुट कर दो आप, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेक्टर 6 cos 60 डिग्री आई कैप पॉजिटिव, है ना, प्लस ये कितना 6 sin 60 डिग्री जे कैप, ये हो जाएगा हमारा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos 60 कितना होता है 1/2 और sin 60 √3/2, तो हमारा BC वेक्टर फाइनल कितना हो जाएगा, इसको रफ कर लेते हैं ना। देखो BC वेक्टर ये जो हो जाएगा हमारा कितना 6/6 इंटू 1/2, है ना। cos 60 1/2 हो जाएगा आई कैप, प्लस 6 इंटू √3/2 जे कैप, है ना। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना 3 आई कैप प्लस 3√3 जे कैप, है ना। तो BC वेक्टर हमारा ये आ गया। अब हम इन तीनों वेक्टर को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, है ना। इसको हम डायग्राम को क्या करते हैं, रफ करते हैं। पुटिंग the value of OA vector plus AB vector प्लस BC वेक्टर, है ना। तो ये आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ OA वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इन इक्वेशन 1, है ना। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो OC वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, देखो आप OA इक्वल टू कितना था, OA इक्वल टू माइनस का 4/√2 आई कैप माइनस 4/√2 जे कैप, है ना। और फिर प्लस AB वेक्टर कितना, AB वेक्टर 5 आई कैप, है ना, कितना है 5 आई कैप, तो प्लस 5 आई कैप। और फिर BC वेक्टर कितना, BC वेक्टर 3 आई कैप प्लस 3√3 जे कैप, तो प्लस 3 आई कैप प्लस 3√3 जे कैप, है ना। अब आई वाले को एक साथ आप लिख दो, जे वाले को एक साथ लिख दो, है ना। तो OC वेक्टर कितना हो जाएगा, OC वेक्टर ये देखो आप, अगर हम आई वालों को देखें तो ये कितना है 5 आई कैप और ये प्लस का 3 आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा 8 आई कैप, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसा, 8 माइनस 4/√2 इंटू आई कैप, टोटल आई कैप है ये 8 हो गया और ये 4/√2, है ना, और इंटू आई कैप,
फिर प्लस जे कैप को अगर हम देखते हैं तो जे कैप कितना है 3√3, ये कितना है 3√3 है ना। और यहाँ पे ये कितना है माइनस का 4/√2, तो ये -4/√2 इंटू जे कैप है ना। अब हमको इसको क्या कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड, और वो जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर है ना। तो देखो आप इसका हमको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखेंगे हम ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू √अंडर आई के कोफिशिएंट में जो भी है उसका स्क्वायर है ना। तो ये 8 - 4/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3 - 4/√2 का होल स्क्वायर है ना, इतना आ जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे इन दोनों टर्म को तो कितना आएगा ओसी वेक्टर इक्वल्स टू ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 34 पॉइंट समथिंग आएगा है ना, 34.33 आप ले लो, 33-32 के आसपास आएगा, 33 आप ले लो है ना। जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 5.67 के आसपास आएगा है ना, 5.7 आप इतना ले लो है ना। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसके आसपास इसका आंसर आएगा है ना। तो हमारा जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5.7 मीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्या वेक्टर कंपोनेंट्स इन मतलब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D है ना और स्पेस। तो इसको हम अब रफ करते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन स्पेस पढ़ते हैं है ना। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन स्पेस। अभी हम इससे पहले क्या पढ़े हुए थे प्लेन में, अब हम स्पेस में देखेंगे इसको है ना, मतलब 3D में इसको देखेंगे। तो देखो हम मान लेते हैं क्या इस तरीके से कोऑर्डिनेट बना लेते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्या, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं एक वेक्टर को प्लेस करते हैं है ना, और उसका हमको कंपोनेंट करना है। एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा उसका कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में क्या होगा कंपोनेंट, और जेड डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा है ना, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो हम अगर इसको सिंपली देखें तो ऐसे देख सकते हैं कि आप मान के चलो ये रूम है ना, और उस कॉर्नर को अगर हम एक बार देखें, जैसे कि आप ऐसे समझो ये देखो, ये अगर हम ये डस्टर को देखें इस तरीके से है ना, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसमें आपको समझ में उतना अच्छा से आएगा नहीं। हम ऐसा करते हैं ना, ये जो है हमारा वाई एक्सिस है ना, और ये एक्स एक्सिस और हमारा ये जेड एक्सिस है ना, मतलब इस तरीके से ठीक है। ये देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और हम वेक्टर को इस तरीके से प्लेस कर दिया है ना सम एंगल पे। इस तरीके से ये हमारा जो
ब्लू वाला है वो क्या है, वेक्टर है ना, और इसका हमको कंपोनेंट करना है। तो इसको कंपोनेंट अगर हमको करना है तो हमको क्या करना है, हम यहाँ पे पहले एंगल इस वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट वेक्टर से मान लेंगे, है ना। हम देखो ये हम मान लेते हैं क्या, ठीक है। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेक्टर को प्लेस करते हैं ना। तो ये हमारा जो है क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो है हमारा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर है ना, आर वेक्टर। तो इसका हमको कंपोनेंट करना। अभी आपको हम बताए हुए थे कि मान के चलो ये वाई है और ये एक्स है ना, और ये जेड है, तो इसके बीच में ये वेक्टर, तो यही है क्या हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। अब इसके बीच में एंगल जो होगा ये क्या होगा हमारा, ये देखो ये हमारा जेड है ना, तो जेड से जो एंगल होगा इसको हम क्या मान लेंगे, गामा। एक्स से जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा। और वाई से जो एंगल होगा वो क्या होगा हमारा, बीटा, है ना। तो यहाँ पे हम मान लेंगे। तो पहले आप आर एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा आर वाई, और ये आर जेड, है ना। और इसमें जो एंगल होगा ये क्या होगा, अल्फा। ये कितना, बीटा, है ना। वाई से जो एंगल होगा वो कितना, बीटा, और जेड से वो गामा, है ना। ये जो होगा हमारा वो गामा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर, है ना, लेट अस कंसीडर आर वेक्टर जो होगा हमारा वो कितना, आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, ये होगा, है ना। तो अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर के साथ लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू आर एक्स वेक्टर आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब हम आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखे तो वो कितना हो जाएगा, ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, है ना। तो आर वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, और जेड एक्सिस से गामा, है ना। यहाँ पे लिखो रिजल्टेंट वेक्टर मैक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा with y-axis and gamma with z-axis, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बताओ, जैसे उसमें हम देखते थे उसी तरीके से देखेंगे। यहाँ पे अगर हम कॉस अल्फा बोलते हैं तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें कॉस अल्फा बोलते हैं तो ये देखो,
अगर ये आर वाई तो ये भी कितना आर वाई हो जाएगा क्या, ये भी कितना हो जाएगा आर वाई, है ना। तो कॉस अल्फा अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस अल्फा, है ना, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा कॉस थीटा इक्वल टू कितना बी बाई एच। तो ये देखो आप एंगल ये अल्फा है तो इसमें बी कौन सा हो जाएगा, आर एक्स वाला क्या हो जाएगा हमारा बी, ये वाला क्या हो जाएगा बी, और एच कौन सा आर वेक्टर, है ना। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर एक्स, मतलब आप इसको नाम दे दो, ये ट्राइंगल हम किस में देख रहे हैं, ट्राइंगल ओ बी ए, है ना, इन ट्राइंगल ओ बी ए, है ना। तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ ए, है ना, ओ बी अपॉन ओ ए। तो ये कितना हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर एक्स अपॉन ये आर वेक्टर, है ना। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, है ना। तो आर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आर कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आर एक्स, है ना। इसी तरीके से हम इन ट्राइंगल ओ ए और ये आप डी ले लो, है ना, ये पॉइंट, तो ओ डी ए, है ना। अब यहाँ पे लिखो आप इन ट्राइंगल ओ डी ए, है ना। तो इसमें अगर हम देखें कॉस, इसमें अगर हम देखें कॉस बीटा, है ना। अच्छा ये आर एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है ना। यहाँ पे अगर हम कॉस बीटा देखें तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा, कॉस बीटा ये कितना होता है बी बाई एच, है ना। तो यहाँ पे बी कौन सा हो जाएगा, ये देखो सामने वाला पी और बेस, है ना, ये बी जो ये क्या है हमारा ओ और डी बी, है ना, और ये एच हमारा ओ ए। तो बेस कितना है यहाँ पे आर वाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा आर वाई अपॉन एच कितना है यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख लो ओ डी अपॉन ये कितना हो जाएगा ओ ए, है ना। तो ओ डी कितना है यहाँ पे, ओ डी कितना है आर वाई और ओ ए आर, तो ये आर वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आर कॉस बीटा, है ना। इन ट्राइंगल अब हम क्या देखेंगे, एक देखो आप ये जो है ना ओ ए और ये एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा, है ना, ओ ए, और ये आप इसको कुछ पॉइंट का नाम दो, इसका एम दे दो, तो ओ ए एम, है ना, ये भी एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा। और इसमें भी अगर हम कॉस गामा ये लिखे, है ना, कॉस गामा, तो ये देखो आप इसमें अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कॉस गामा इक्वल टू कॉस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन हाइट हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हमारा हो जाएगा, ये ओ और एम, ये क्या है हमारा बेस, है ना, और हाइपोटेनियस कौन सा है हमारा ओ ए, है ना। तो इसमें अगर हम देखेंगे इन ट्राइंगल, ये भी एक तरह का ट्राइंगल फॉर्म करेगा ओ एम ए, है ना। तो कॉस गामा अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं ओ एम अपॉन ये कितना हो जाएगा ओ ए, तो ओ एम कितना है आर जेड अपॉन ये कितना आर, तो आर जेड इक्वल टू कितना आर कॉस गामा, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा उसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। देखो अब हम इसको क्या करते हैं रफ करते हैं ना, ये जो है क्या करें हम इसको इधर, है ना, इधर लिख लेते हैं।
आप यहाँ पे लिखो ये आर एक्स आर वाई आर जेड है ना, इन तीनों को आप क्या करो इस वेक्टर में पुट कर दो, है ना, इसमें पुट करो। ये कितना आ जाएगा, अगर हम इन तीनों को पुट करते हैं इसमें तो ये क्या आ जाएगा हमारा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। अब देखो ये जैसे आया हमारा, ये आया है ना आर एक्स बाई आर, आर वाई बाई आर और आर जेड बाई आर, है ना। तो अगर हम आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आर हम लोग लिखे ना आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। तो इसको हम क्या करते हैं इसमें पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो हम कॉस अल्फा इक्वल टू इतना बोल सकते हैं क्या, एक मिनट, अगर हम इसको पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा कॉस अल्फा इक्वल टू आर एक्स अपॉन रूट अंडर कितना हो जाएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से इसमें अगर हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस बीटा इक्वल्स टू आर वाई अपॉन रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे कॉस गामा को अगर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा आर जेड अपॉन रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, है ना, ये रूट में हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, है ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल, एल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है हमारा एम, ये क्या होता है एम, है ना। और ये जो होता है ये क्या एन, है ना। और एल और एम और एन ये क्या हमारा डायरेक्शन कोसाइन, है ना, डायरेक्शन कोसाइन। हम लोग एल एम और एन को क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो ऐसे आप लोग लिख लो वेयर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, है ना, आर वेक्टर, वेयर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहे तो कितना आएगा, पुट कर दो वैल्यू आप, कितना हो जाएगा। अगर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, है ना। तो ये देखो पुट करो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है आर एक्स बाई रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आर एक्स का स्क्वायर और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, है ना, ऐसा हो जाएगा प्लस आर वाई अपन रूट अंडर आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड का होल स्क्वायर, है ना। इसको भी आप टोटल कर लो सही रहेगा, है ना। और फिर प्लस आर जेड अपॉन रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस
आर जेड का स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखे कितना हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। और ये कितने टाइम में कैंसिल होगा, 1 टाइम में। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, आर एक्स का स्क्वायर, इधर कितना रह जाएगा, आर वाई का स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, आर जेड का स्क्वायर, है ना। तो ऊपर और नीचे क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो ये क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होगा, 1। अगर कोई पूछे आपसे तो ये चीज़ आप बता सकते हो, है ना। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर जो हम करेंगे तो उसका सम कितना होगा, 1 के इक्वल होगा, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन ए स्पेस, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा कौन सा याद रखना है, ये। और तीसरा ये। और चौथा ये, जो बॉक्स के अंदर है उसको आपको रिमेंबर करना है ना, ठीक है। तो कल इसके बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, है ना, फिर आपको और भी बेहतर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और इससे पहले क्या करते हैं, 1-2 पॉइंट आपको लिखवा देते हैं, है ना। तो आप पॉइंट नोट डाउन कर लो। ये लिख लो, इफ एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, है ना। दूसरा आप लिखो, दूसरा इन 3D स्पेस, पॉइंट बना के लिखो, इन 3D space a vector of magnitude r, a vector of magnitude r making an angle alpha with x axis, making an angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis, then thus we written as r vector equals to, thus we written as r vector equals to r into cos alpha I cap plus cos beta j cap, cos beta j cap plus cos gamma k cap, है ना। तो r वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो है ना, इसको आप इसमें पुट करोगे तो r वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। नीचे वाला लाइन एक बार और हम पढ़ देते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लो। ये है, इन 3D स्पेस ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड r मेकिंग एन एंगल विथ अल्फा x एक्सिस, है ना, बीटा विथ y एक्सिस एंड गामा विथ z एक्सिस, देन r वेक्टर इक्वल्स टू r cos अल्फा I कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप, है ना।
तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन ए स्पेस देखते हैं, है ना। अब हम कल इसके बेसिस पे प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना है।